अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं जी फॉर खरीदा। खबर कोई भी हो, इशू कोई भी हो, अगर आप उसके बारे में जानना चाहते हैं तो इस प्रोग्राम में लाजमन उस पर बात होगी। आइए आपको दिखाती हूं कि आज के प्रोग्राम की अहम खबरें क्या हैं। आज की जी हिट्स। आइए बढ़ते हैं अपने पहले सेगमेंट की तरफ, जिसमें हम बात करेंगे पंजाब के वजीर आला मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब से। बहुत शुक्रिया आपका शहबाज शरीफ साहब, प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने पर। ये बताइएगा कि कलअदम तंजीमों के खिलाफ पंजाब में कार्रवाई कब शुरू होगी? जहां तक कलअदम तंजीमों का ताल्लुक है, उसके बारे में मैं आपको यह करना चाहता हूं कि जीरो टॉलरेंस है उसके ऊपर पूरी। जिस तरह मैंने कहा कि बाकी तमाम जो मामलात है उनके ऊपर हमने बड़ी तेजी के साथ एक्शन शुरू कर दिए हुए हैं। इसको सैकड़ों लोग गिरफ्तार हैं जो हेट स्पीच में मुलव्वस हैं, जो वॉल चौकिंग में मुलव्वस हैं, जो मजहबी मुनाफरत को हवा देते हैं उनमें मुलव्वस हैं। हमने कवानीन को हमने बदला है, सजाएं कड़ी दी हैं और जुर्मानों के साथ सजाएं बिल्कुल उनको लाजमी मुलजुम करार दे दिया है। बिल्कुल एक आखिरी सवाल आपसे वज़ीर आला पंजाब साहब, आपके मुखालिफिन आप पर तनकीद करते हैं लोन राइट ऑफ करवाने का, कर्जे माफ करवाने का, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? और असासे भी आपके कहा जाता है गलत डिक्लेयर हुए हैं। मोहतरमा गरीदा फारूकी साहिबा, इट इज अ यूनिक सेटलमेंट कि जहां पर अपना उस वक्त 98 में प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ अपना प्राइम मिनिस्टर थे, तो एटमी धमाके के नतीजे में कहा कि मैं अपने सेटलमेंट करवाऊंगा और बैंकों को हमने दे दिए सारे असासे। आज फिर एज लक वुड हैव इट वी आर अगेन इन पावर का हमने इस्तेमाल ये किया कि एक एक पाई अदा कर दी और पावर को कंसेशन लेने में हमने उसको न सिर्फ उसको शन किया बल्कि ये एक मिसाल हमने पेश की है कौम के सामने। बड़ी आजिज़ी से अर्ज करता हूं कि यही वो रास्ता है जो पाकिस्तान को तरक्की और फलाह की तरफ लेके जा सकता है। और वो जो सैकड़ों अरबों के जो कर्जे माफ करवाए गए सियासी बुनियादों पर, कौम को वो कर्जे वापस लेने चाहिए। उसके बगैर गुर्बत और बेरोजगारी इस मुल्क में खत्म नहीं होगी। और मैं ये भी अर्ज कर दूं कि चूंकि इस इत्तेफाक फाउंडेशन में मेरे बाकी कजिन्स और फैमिलीज हैं वो भी हिस्सेदार थी, उन्होंने मुझे कहा कि शहबाज शरीफ जब ये अपना बैंकों से खुद वो जो SROs जो मुशर्रफ के जमाने में या उससे पहले जारी हुए थे उसके जरिए कंसेशन मिल सकती है 3-3.5 अरब रुपए की लीगल, आप क्यों नहीं लेते? मैंने उनको सभी ने नहीं कहा, बाज ने कहा कि आपका फैसला दुरुस्त। मैंने उनको पंजाबी में एक मिसल मशहूर मैंने कहा कि खान पीन भाग भरी तो तौन पड़ा हमें जुम्मा, यानी हमारा ये वी आर इन पावर और उससे हम ले और गाली हम खाएं और ये पॉकेटिंग और करें। मैंने कहा दिस इज नॉट पॉसिबल, इट विल नॉट हैपन। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज आपके कैमरे के जरिए कौम को बड़ी आजिज़ी से अर्ज करता हूं कि 5.25 अरब रुपए जो वाजिब अदा कर्ज जो लोन्स थे इत्तेफाक फाउंडेशन के, जिसमें बिल्कुल 1998 से लेकर 2014 सितंबर तक जब सेटलमेंट हुई एक एक पाई बैंकों ने ली और वी हैव डन दिस विद द प्लेजर। और मैं आखिरी बात ये करना चाहता हूं कि दिस इज द बिगेस्ट ट्रॉफी ऑफ माई। भारत अमन की आशा समझेगा या जंग की भाषा, इन दोनों के बीच भारत का तमाशा हरगिज नहीं चलने दिया जाएगा। 2015 का बदला हुआ पाकिस्तान और भारत और इसके जेर कब्जा कश्मीर में बदली हुई भारतीय सरकार कश्मीरियों की किस्मत बदलने के लिए कितनी संजीदा है? आइए उठाते हैं ये सवाल। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान अमन की बोली से या जंग की भाषा से? इसी सवाल का जवाब लेने के लिए मैंने आज प्रोग्राम में दावत दी है सैयद अली गिलानी साहब को। हुर्रियत रहनुमा है, सीनियर, मकबूजा कश्मीर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मकबूजा कश्मीर में बदली हुई भारतीय सरकार और कब्जा और 2015 का बदला हुआ पाकिस्तान और बदला हुआ आलमी मंजरनामा, कश्मीर पाकिस्तान कैसे बनेगा? अभी भी हमें मुज़ाकरात करने पड़ेंगे या कोई और रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा? सरकार बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 47 ईस्वी से जम्मू कश्मीर के मुतनाज़ा खित्ते पे भारत का फौजी कब्जा है और जम्मू कश्मीर के अवाम की अक्सरियत ने इस भारतीय फौजी कब्जे के खिलाफ
अजीम और बेमिसाल कुर्बानियां दी हैं, 6 लाख जानों की कुर्बानियां दी हैं, इज्जतें और असमतें लूट चुकी हैं। भारत ताकत के नशे में मुब्तला है और वो ताकत के नशे में अपना वादा पूरा करने और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों को तस्लीम करने और उन पर दस्तखत करने के बाद भी उनको हमलाने के लिए तैयार नहीं है। तो इसका इलाज सिर्फ एक ही है, वो ये कि हम इस्तिकामत का मुजाहरा करें और किसी भी हाल में मायूस ना हो और अपनी जद्दोजहद हर हाल में जारी रखें। यूएई अथॉरिटीज के कस्टडी में रहते हुए उजैर बलोच ने बहुत से अहम इंकशाफात किए हैं, जिसमें एक इंकशाफ यह है कि सदर आसिफ अली जरदारी, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और बहुत से और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लीडर्स के कहने पे उसने टारगेट किलिंग की है, उसने मर्डर्स किए हैं और इसके अलावा और ये डायरेक्ट ऑर्डर्स जरदारी के और पीपल्स पार्टी की अथॉरिटीज के थे और ये मुत्तहिदा अरब इमारात की अथॉरिटीज की कस्टडी में उजैर जान बलोच ने बयान दिया है, जो कि कभी भी आने वाले दिनों में सामने आ सकता है। और मुबैना तौर पर आसिफ अली जरदारी या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये कोशिश कर रही है कि उजैर जान बलोच पाकिस्तान ना आ सके, वो किसी तरह से ईरान चला जाए या ईरानियन अथॉरिटीज की कस्टडी में आ जाए ताकि उसका ये बयान या उसके बाकी इंकशाफात सामने ना आ सके। क्या कहेंगे आप चर्जील इनाम मेमन साहब? मैं जी इस पे सिर्फ हमदर्दी कर सकता हूं जिन लोगों ने ये स्टेटमेंट बनाई है या रिकॉर्ड करवाई है। और अफसोस की बात है कि जब हम एक पॉलिटिकल पार्टी, मुल्क की वो जमात जिसने हमेशा जमहूरियत के लिए जदोजहद की, उसकी लीडरशिप के बारे में अगर किसी क्रिमिनल के बयान को सही समझा जाए और एक पॉलिटिकल पार्टी के बयान को गलत समझा जाए तो फिर मैं सिर्फ इज़हार हमदर्दी कर सकता हूं। लेकिन मैं कहता हूं ठीक है, अगर किसी पर भी इल्जाम है, मुझ पर भी इल्जाम है, तो कानून नाफिज करने वाले इदारे आजाद हैं, किसी से भी इन्वेस्टिगेशन कर लें। शजील मेमन साहब ने कहा कि अगर आपने कहा कि अगर किसी पर भी इल्जाम है, मुझ पर भी इल्जाम है, आप कुछ मजीद सुनना चाहेंगे तबाहकुन इंकशाफात? आपको बताऊं? बिल्कुल जी, सुना दें। उजैर जान बलोच ने जो अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाई है या अपना जो बयान रिकॉर्ड करवाया है, उसमें आपका नाम है कि आपके कहने पर मर्डर किए उसने, आपके कहने पर टारगेट किलिंग की उसने। ये मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ आपको बता रही हूं। आपका नाम है नहीं, जुल्फिकार मिर्जा साहब का नाम है, और किसका? अवैस टप्पी साहब का नाम है। ठीक है जी। अब सौ बिस्मिल्लाह जी, अगर मेरा नाम है तो मुझे बताएं कब कहां जाके मैं गिरफ्तारी पेश करूं और वॉलंटियरली बताऊं कि मुझसे किसी भी किस्म की कोई इंक्वायरी की जाए और जिस तरीके के भी कोई एविडेंस अगर किसी के पास है तो सामने ले आए। आपके दौर में सौरभ मिर्जा को फांसी क्यों नहीं दी गई? फ्रैंकली कभी मेरे सामने ये बात आई नहीं, ना मैंने कभी सोचा। बिल्कुल ये कभी सामने एक इशू एज एन इशू आया नहीं था। फांसी दी जानी चाहिए। मुझे तो ये नाम भी फ्रैंकली मुझे नहीं, मेरे दिमाग में। आपने सौरभ मिर्जा का नाम नहीं सुना था? नहीं, कभी नहीं सुना था? नहीं सुना था मैंने। हालांकि आप कराची के माहिर खिलाड़ी समझे जाते हैं कि आप कराची की सियासत बेहतरीन तरीके से समझते हैं। अच्छा, सियासत का ये तो नहीं है कि मैं एक बंदा जो है जो टेररिस्ट है उनके नाम जानता हूँ। अच्छा, उजैर बलोच का नाम जानते थे? उजैर बलोच एक फेमस पर्सनैलिटी था, लेकिन उस जमाने में हाँ इसका नाम मुझे पता था, उजैर बलोच का नाम। लेकिन ये इतनी डिटेल में आप ना जाए, मुझे याद नहीं है किसके नाम मुझे पसंद याद थे या किसके नहीं याद थे।
अच्छी बात है, मैं चाह रही थी क्योंकि आपका मौके पाना इस पे बहुत जरूरी था, बिकॉज आप इसे स्पेकुलेशन कह रहे हैं, हमारे लिए फिर भी ये खबर थी, तो बहरहाल बहुत से लोगों के सवाल इस पे थे। अभी क्या है, अभी खबर है स्पेकुलेशन है? अब तो आपने जो बोला है वो खबर है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, अल्ताफ हुसैन साहब से ताल्लुकात के बारे में आप क्या कहेंगे? किस तरह के ताल्लुकात? लोग कहते हैं, फिर आप कहेंगे कि हम जैसे बाखबर सहाफी के कुछ ताल्लुकात में स्ट्रेन है, और इसका तो बड़बड़ा इजहार भी कर चुके हैं अपने गैर मुतमईन होने का। मैं पहले भी कहीं कह चुका हूँ, देखिए वो बड़े हैं, वो उससे कर सकते हैं, वो डांट सकते हैं, वो प्यार भी कर सकते हैं, वो बड़े हैं, तो ये तो एक हकीकत है कि बड़े हैं तो बड़े हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये भी खबरें वैसी ही हैं जैसे पिछले दिनों स्पेकुलेशंस। दूसरा फॉर्म 15 ये होता है कि 100 बैलेट्स छपी, 60 इस्तेमाल हुई जो फॉर्म 14 होता है, और 40 जो इस्तेमाल नहीं हुई और वापस गई वो फॉर्म 15 है। ठीक। अब फॉर्म 15 से पता चलना था कि ये जो एक्स्ट्रा बैलेट गई है ये इस्तेमाल हुई किधर हुई या नहीं, तो वापस जानी चाहिए थी। फॉर्म 15 जो तकरीबन अब 30% हलकों में गायब है, इसका मतलब कि रिकॉर्ड अगर 30% हलकों एवरेज आ, लेकिन आज की अपडेट यह है कि 90% हलकों से आ चुके हैं फॉर्म 15, कौमी और सूबाई दोनों के। मेरा सवाल ये, फिर से मैं करेक्ट कर दूं, 90% हलकों से आ चुके हैं, जिनमें एवरेज आ रही है कि 30% फॉर्म 15 मिसिंग है, जिसमें आपका हलका भी शामिल है। और ये 30% का मतलब कोई 1 लाख वोट की कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। लेकिन खान साहब, उस फॉर्म 15 से सिस्टमैटिक धांधली कैसे साबित हुई? आपका हलका मिसिंग है उसमें फॉर्म 15, शाह महमूद कुरैशी के 46% फॉर्म 15 मिसिंग है, मुराद सईद के 54% फॉर्म 15 मिसिंग है, अली मोहम्मद खान साहब के आई थिंक 95% फॉर्म 15 मिसिंग है। ठीक है ना, हो गया ठीक। लेकिन अब इश्यू सबसे बड़ा ये है, देखिए ना, ये जेसी का मकसद क्या था? मैंने जब 4 हलकों का कहा था, मैंने क्या कहा था? मैंने एक गवर्नमेंट तो नहीं बनानी थी ना, अगर 4 हलके वो खोल भी देते हैं तो पीटीआई की गवर्नमेंट तो नहीं आनी थी। मैं अस्पताल के बिस्तर पे था, मैंने कहा कि ताकि अगला इलेक्शन ठीक हो। अब अगले इलेक्शन के ठीक होने में ये सारी चीजों की तहकीकात की जरूरत है, लेकिन जो चीज आपको समझनी है वो ये कि अली मोहम्मद वगैरह, शाह महमूद, यहाँ कहीं एक्स्ट्रा बैलेट नहीं गए। एक्स्ट्रा बैलेट जिधर गए हैं जिन हलकों के अंदर, उधर तहकीकात की जरूरत है। सिराज साहब के जमात इस्लामी खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इत्तेहादी है, तो कितनी जिम्मेदार है जो बल्दियाती इंतखाबात में हंगामा आराई हुई, जो धांधली हुई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन का होना बहुत अच्छी बात है, खुशाइन है, और मुझे बल्दियाती निज़ाम से बहुत ज़्यादा मोहब्बत है और मैं इनसे बहुत ज़्यादा तवक्कुआत रखता हूँ, और मेरी ख्वाहिश है कि अवाम हकीकी मानों में तमाम हुकूमती मामलात में शरीक हो, और विलेज की सतह पर, यूनियन कौंसिल की सतह पर, तहसील के सतह पर, ज़िले के सतह पर लोग बाहम मिलकर खुद ही फैसले करे, खुद ही जरगे करे, खुद इम्प्लीमेंट करे अपने फैसलों को और एहतसाब करे और निज़ाम बना ले। इसलिए हमने कोशिश की कि उधर इलेक्शन का इनेकाद और हो गया। अलबत्ता कोई 950 यूनियन कौंसिल में इलेक्शन तो हो गया, ऐसे चंद यूनियन कौंसिल है जिसमें कुछ बदइंतज़ामी और इलेक्शन कमीशन की तरफ से कुछ नाकाफी इंतज़ाम की वजह से ज़रूर तहफ़्फ़ुज़ात और कंप्लेंट आए हैं। मेरे ख्याल में उसको एड्रेस करना बहुत ही ज़रूरी है। पंजाब कहां पर खड़ा है नेशनल एक्शन प्लान पे अमल के लिए? और एक चीज, कलदम तंजीमें नाम बदल के जो कार्रवाई कर रही हैं, काम कर रही हैं पंजाब में, उनके खिलाफ क्या एक्शन हुआ है? जी देखें, आपका जो नेशनल एक्शन प्लान की बात की है, ये ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के बाद ये फ्रेम आउट हुआ है पूरा नेशनल एक्शन प्लान, जो कि 18 पॉइंट्स है इसके अंदर, जो कि हमने इंप्लीमेंट करने हैं। बिल्कुल। अच्छा, इसके ऊपर दो बड़े फैक्टर्स हैं जो इसको हमारी पूरी स्ट्रेटेजी को अफेक्ट करते हैं। वो प्राइम मिनिस्टर की पहली अनाउंसमेंट ये थी
कि ये हमारी जंग है, ये पाकिस्तान की जंग है। बिल्कुल ठीक है, पेशावर में जो उसने अनाउंस किया था। और दूसरी बात उसने ये की, नो गुड नो बैड टेररिस्ट, नो गुड नो बैड तालिबान। नाउ दीज टू फैक्टर्स के ऊपर पूरा आपका नेशनल एक्शन प्लान जो है ना, उसका फ्रेम आउट बनाया पुअर फ्रेंडली बजट नहीं है, ऑपोजिशन कह रही है, मुल्क के बड़े तबके कह रहे हैं, आप क्या कहते हैं? अच्छा, मेरे हिसाब से अल्लाह के फजल से ये पुअर फ्रेंडली बजट है। क्यों, मैं अभी चंद चीजें गिनवाऊंगा। और हमने ये डिक्लेयर किया था, और ये हमारी हुकूमत की पॉलिसी थी, वज़ीर नवाज शरीफ की और काबीना की, कि हमने कोशिश करनी है कि यानी कॉमन मैन के ऊपर और जो लेस इनकम ग्रुप है उसके ऊपर कोई बोझ ना पड़े। अच्छा, हमने क्या किया उनके लिए? हमने सबसे पहले जो मोस्ट वल्नरेबल ग्रुप होता है किसी मुल्क में, वो है जिनको इनकम सपोर्ट फंड आप देते हैं। आपको याद है कि 2 साल पहले जब हमने टेक ओवर किया था तो 40 अरब सिर्फ उनको मिलते थे, 34 अरब का होता था इनकम सपोर्ट फंड, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट फंड। हमने शुरू किया था 2008 में, जब 5 हफ्ते गवर्नमेंट में थे, और फिर आइडिया मेरा था, उसके बाद शुरू हुआ, 1 जुलाई से हम छोड़ चुके थे। वो 40 अरब पे गया 5 साल में, और उनको 12,000 महीना मिलता था। उसके लिए हमने 2 साल के अंदर, आप देखें जो बजट पेश किए, उसको हम 40 बिलियन, जिसमें 30 कैश था, 10 नॉन कैश, उसको हम बढ़ा के 102 पे लेके अल्हम्दुलिल्लाह, विच इज गुड, उनका हक है। तो 30 बिलियन, और अब आप 50 लाख खानदानों तक बढ़ाएंगे उसको? जी, वो उस वक्त करीबन 30 लाख खानदान के ऊपर था, अभी 48 लाख हो चुके हैं। इंशाअल्लाह अगले महीने तक 50 लाख की कोशिश, फिर 53 लाख पे लेके जा। ज़रबे अज़्द की कामयाबियों का 1 साल मुकम्मल हो गया है। अब जनरल साहब ये बता दीजिएगा कि अगले 1 साल के लिए ऑपरेशन ज़रबे अज़्द के क्या अज़ाइम हैं? हम एक कौम है, हम जिंदा कौम है, और अल्हम्दुलिल्लाह हम जब कहीं परफॉर्म करना चाहा है तो अल्लाह ने बड़ा करम किया, हमने वाकई अपने लोहे मनवाए। ये दहशतगर्दी का एक नासूर था जिसको बिल्कुल अपनी जमीन से खत्म करना था, और बगैर किसी फर्क के हर तरह की दहशतगर्दी और हर तरह के दहशतगर्द को खत्म करना था। अगर आप देखें तो इसमें बहुत अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबियां मिली हैं। ज्यादातर इलाके हम क्लियर कर चुके हैं, सिर्फ कुछ पॉकेट्स हैं जो पाक अफगान बॉर्डर के करीब हैं, जहां पर कुछ दहशतगर्द छुपे हुए हैं, उनके पीछे अभी जाना है। अगले साल में ये चीज बड़ी क्लियर होनी चाहिए, इस ऑपरेशन के जब तक तमाम ऑब्जेक्टिव्स क्लियर नहीं, अचीव नहीं हो जाते, ये ऑपरेशन जारी रहेगा और इनको बिल्कुल खत्म करके दम। क्या चीज थी जिंदगी मौत की कश्मकश में कि जो आपको कहती थी कि नहीं, लड़ते रहो इनके साथ? एपीएस के बच्चे। और आपके बहुत से साथियों ने उन बच्चों के लिए कुर्बानियां देकर महफूज बना लिया इस इलाके को। बिल्कुल, हमारे अपने साथी शहीद हुए, हमारे 3 साथी शहीद हुए, बहुत सारे जख्मी हैं जो अभी भी पिशावर सीएमएच में हैं। तो महसूस होता है कि आपने उन बच्चों का बदला ले लिया? हमने, हमें फख्र है इस बात के ऊपर कि हमने उन बच्चों का बदला लिया, और आज हम उन माओं को खुशी से ये फख्र के साथ कह सकते हैं कि हमने उनके बच्चों का बदला ले लिया। आपके बच्चे हैं? 2 बच्चे, इसीलिए आपको उन बच्चों का दुख महसूस होता है? बहुत ज्यादा। ईद भी पहली आ रही है उन बच्चों के लिए, उन वालिदैन के लिए जिनके बच्चे शहीद हो गए एपीएस में, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ कहना चाहेंगे उन वालिदैन को? बिल्कुल, उनको सब्र करना चाहिए और हमारे ऊपर यकीन रखना चाहिए कि आइंदा कभी ऐसा वाक़या ना हो हम इन लोगों के हाथ काट दें।
सवाल करना, सहाफत करना हमारा फर्ज है, उससे हमें कोई नहीं रोक सकता, चाहे वो 90 हो, चाहे वो बिलावल हाउस हो, चाहे वो रायबंड हो, चाहे जहां पर भी जाना हो सवाल करने हम जरूर आपके पास आएंगे। लेकिन रेंजर्स अभी कुछ देर पहले क्या सवाल जवाब करने आए थे? रेंजर्स ने, मैं समझता हूँ कि गश्त किया है। हाँ। 90 के अतराफ में जो अल्ताफ भाई का घर है, ये जिसे हम 90 कहते हैं, आपके साथ ही है, और खुर्शीद मेमोरियल हॉल जो हमारा पब्लिक सेक्रेटेरिएट है, उसकी अतराफ की गलियों में गश्त किया। 2-3 जगहों पर वो रुके, लोगों से वैसे ही उन्होंने कोई बात की, लेकिन कोई उसकी वजह हमें पता नहीं चली। और जब हम बाहर आए प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म करके कि हम मुलाकात करें, हम भी वजह मालूम करें, तो उस वक्त वो लोग जा चुके थे। तो मेरे ख्याल में इसमें सनसनी बिलावजह की क्रिएट हुई। कुछ थोड़ा सा मीडिया के एक सेक्शन ने भी थोड़ी सी उसमें गैर जिम्मेदारी का सनसनी नहीं सवालात क्रिएट हुए। लोगों ने कहा कि कैमरे उन्होंने बंद करा दिए और इस तरह की चीजें हुई कि खुदा ना खास्ता हुआ। हाँ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कि प्रेस कॉन्फ्रेंस बंद करा दी, कैमरे बंद करा दिए, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो मेरे ख्याल में हम सबको कम से कम अपनी जिम्मेदारियों को पास करना चाहिए। इनको जरा ज्वाइन करते हैं, देखते हैं कि कितनी टफ इनकी फिजिकल ट्रेनिंग है। वर्कआउट तो हम भी करते रहते हैं, लेकिन देखते हैं कि इनकी फिजिकल ट्रेनिंग को ज्वाइन करना कितना मुश्किल है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Sideways. इनके साथ इनको मैच करना इज मैचलेस। आप लोग अच्छे लग रहे हैं, एक्सरसाइज करते रहे। बहुत टफ एक्सरसाइज है। ये आपने एक्सरसाइज देखी, फिजिकल एक्सरसाइज मैरीन्स की। इस टफ एक्सरसाइज से इनके दिन का आगाज होता है और मैंने इनके साथ एक्सरसाइज करके आपको दिखाने का मकसद ये था कि हम सिविलियंस, हम आम लोग, चाहे कितनी ही टफ लाइफ क्यों ना गुजारते हो अपने हिसाब से, बट इन मैरीन्स की टफ ट्रेनिंग को मैच करना इम्पॉसिबल है। सर, मस्क शुदा लाशें मिलने का सिलसिला अभी भी जारी है। अभी चंद दिन पहले कलात से, पशीन से और कोयटा से भी मिली हैं। मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन वो मस्क शुदा लाशें किसकी हैं? क्योंकि मैं बार इंटरव्यू में कह रहा हूँ, हम कॉन्फ्लिक्ट जोन में है, यहाँ मुख्तलिफ बैरूनी ताकतें भी इन्वॉल्व हैं, हमारे अपने जो है ना आपस के झगड़े और वो हैं। मैं तो समझता हूँ कि बलोच सियासी कारकुनों की मस्कुदा लाशों का गिरना बहुत हद तक कम हो गया है। अब अगर जॉब में कोई एक लाश गिरता है या कहीं और गिरता है, दूसरी वजहों से भी हो सकते हैं जो हम क्वेटे में, लेकिन अगर बलोच एक्टिविस्ट की होती है तो दूसरे दिन पता चल जाता है कि कुछ इलाकों में तो हड़ताल हो जाती है ना। तो मैं समझता हूँ कि इनकी जो लाशों का जो गिरना है वो कम हो गया है। बाकी लाशें हैं, चूंकि मैंने आपको कहा हम कॉन्फ्लिक्ट जोन में हैं या जो है ना इंटरनेशनल एक्टर भी मौजूद है यहाँ पे, तो उसकी वजह से भी एक जंगी सूरत हाल है। एक बार फिर मेरे कदम पेशावर की आर्मी पब्लिक स्कूल की तरफ बढ़ रहे हैं। एक बार फिर वैसे ही सर्द सुबह, लेकिन एपीएस बदल चुका है, पाकिस्तान बदल चुका है। एपीएस के नए तामीर करदा बुलंदो बाला गेट और इसके साथ मजबूत दीवारों पे लगी खारदार तारों से अंदर जाते हुए मेरे लिए कदम उठाना
भारी हो रहा था। इस वक्त मैं तुर्कमेनिस्तान के शहर मारी से कुछ किलोमीटर दूर उस जगह पर खड़ी हूँ, उस हॉल में जहां पर अब से कुछ देर बाद टापी का इफ्तिताह किया जाना है। ये फरमाइएगा कि इस मंसूबे से पाकिस्तान के अवाम को क्या इकोनॉमिक एंड सोशल गेन्स हासिल होंगे? हमारी जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर गैस की जो कमी है, इस वक्त जो कमी है उसका 70% जो है ना वो उसकी कमी जो है उसको वो टैपी के साथ पूरा किया जाएगा। तो इसमें जो गैस पाकिस्तान को मिलेगी, अगर जो है वो हम गैस से बिजली बनाना चाहें और इस वक्त हम ऑयल इंपोर्ट करके बिजली बनाते हैं, तो जब गैस से हम बनाएंगे, जबकि इंशाल्लाह आना शुरू हो जाएगी, तो जो पाकिस्तान को सेविंग होगी, वो $1 अरब की सेविंग होगी हर साल, और ये 25 साल का है, तो $25 बिलियन जो है वो 25 सालों में पाकिस्तान को बचेंगे। कराची के मसले का हल सियासी निकलेगा या फौजी? देखिए, सियासी और फौजी जो है ये मैं नहीं समझता कि ये कोई अलग-अलग इस वक्त चीज़ें हैं। फौज जो है वो एक सियासी जमहूरी हुकूमत की भरपूर जो है वो उनके साथ मिल के मुल्क में अमन अमान की जो है वो बहाली के लिए तगदो कर रही है। पिछले तकरीबन 1.5 से 2 साल का अरसा हो गया है। खुसूसन इसमें कराची जो है सर फहरिस्त है। लेकिन मैं जो मेरी ऑब्जर्वेशन है या जो मेरा एक तजिया है कि सियासी की कराची की जो प्रॉब्लम्स हैं वो बुनियादी तौर पे पिछले 15-20 साल की जो सियासत उस शहर की रही है, बल्कि मैं समझूंगा कि तकरीबन रुबा सदी की वहाँ की जो सियासत है, 90 की दहाई, पिछली दहाई और 5 साल इसके भी गुजर गए, इस दहाई के भी, उसमें जो सियासत हुई है उस शहर में, जो सियासी फैसले किए हैं, जो उसकी इलेक्ट्रेट ने फैसले किए हैं, मैं उनके गलत होने या सही होने की बहस में नहीं जाना चाहता जी। लेकिन उसने कराची को एक ऐसी नहज पे, एक ऐसी पिच पे ला खड़ा किया है जहाँ पे जो पिछले 2-3-4 साल के जो वाक़यात हैं वो हमारे लिए मिनहसुल कौम जो है बाइसे निदामत भी हैं। और कराची का हल आज भी अगर हमें ढूंढने में जो है उसके मामलात का हल जो है ढूंढने में अगर दिक्कत हो रही है, तो फिर वही सियासी उसकी वजूहात हैं। ज़ाहिर साहब, ये फरमाइएगा कि आपका बैकग्राउंड मुख्तलिफ है, आप सरदार कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं। अब्दुल मालिक बलोच साहब का बैकग्राउंड पॉलिटिकल फैमिली का डिफरेंट था, वो कौम परस्त तबके से ताल्लुक़ रखते थे। तो इस बैकग्राउंड के साथ आप बलोचिस्तान, आपकी स्ट्रैटेजी क्या है कि बलोचिस्तान में कामयाबी कैसे लाएंगे, खासतौर पर जो नाराज बलोचों के साथ मुज़ाकरात करना है, और खुद को बेहतर वज़ीर आला साबित कैसे करेंगे? मैंने आपको अर्ज किया है ना जी, मैं अगर सरदार हूँ तो सरदार भी पॉलिटिक्स में हैं, खलीदा बीबी, और आप देखें कि नैब के जमाने से भी जो है वो जब नैब बनी, सबसे जो है वो नेशनलिस्ट पार्टियां जो है वो इक़्तिदार में आई हैं, और मैं खुद भी नेशनलिस्ट पार्टियों में रहा हूँ। नेशनल पार्टी और हम डॉक्टर मालिक ने, हमने सबने मिल के बनाई थी। 2008 के इलेक्शन में जब मियां साहब ने कहा कि हमने इलेक्शन पे जाना है, बाईकाट नहीं करना है, तो उस वक्त हमारी पार्टी स्प्लिट हो गई थी। उसके बाद वो है, ये नहीं है कि सरदार जो है वो नेशनलिस्ट नहीं होते हैं,
और ये नेशनलिज्म का मतलब ये है गरीदा बीबी कि आप अपने लोगों के लिए काम करें। आप कह रहे हैं कि आप पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, लेकिन हमला करके आप पाकिस्तान से अच्छे ताल्लुकात किस तरह बना पाएंगे? ये हमला नहीं है, ये कार्यकर्ताओं ने आक्रोश व्यक्त किया है। हमला होता है जिसमें लोगों की जान जाए, हमला होता है लाठियों डंडों से नहीं हमला होता, बम से हमला होता है। हमारे लोगों ने किसी की भी जान माल को नुकसान नहीं पहुंचाया, सिर्फ एक वहाँ पे कंप्यूटर टूटा है, कोई बम या गोली से हमला नहीं किया है। ये हमने अपनी बात रखने के लिए, सरकार तक आवाज पहुंचाने के लिए कि देश का फैसला, देश पाकिस्तान के संबंध अच्छे तो विष्णु गुप्ता जी, आप समझते हैं कि आपके लोगों ने जो किया है दिल्ली में पीआईए ऑफिस पे हमला ठीक किया है? अरे बहुत अच्छा किया है, बहुत अच्छा किया। आप कह रहे हैं कि आपके लोगों ने पीआईए ऑफिस पे हमला करके जो किया बिल्कुल ठीक किया, लेकिन आपकी सरकार कह रही है कि आप लोगों ने गलत किया है, आपके खिलाफ तहकीकात होंगी, कार्रवाई भी होगी। तो कार्रवाई होनी चाहिए, भारत के कानून के हिसाब से जो कार्रवाई हो वो हमारे कार्यकर्ताओं को होनी चाहिए। हम कोर्ट में जाके सुनाएंगे। पहली बात तो ये है कि इसके ऊपर जो इल्जामात, तो मैं उसको कोई ध्यान नहीं देता, और जो लोग करते हैं बात, उनकी तो कोई मास्टर में कोई हैसियत नहीं है। तो मैं तौहीन समझता हूं उनका ओरिजिन लाइन के इल्जामात का जवाब देने। G2G यानी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ये फंडिंग है, $1.47 बिलियन, यानी 1 अरब और 470 मिलियन डॉलर, तकरीबन समझ लीजिएगा कि रुपयों में कोई 160 अरब रुपए, ठीक 160 अरब रुपए का ये मंसूबा हमने अचीव किया थ्रू टेंडरिंग। एक्विजिशन ऑफ लैंड जो है एक्विजिशन, वो उसका तखमीना अलहदा है, वो है 19.8 अरब रुपए। तो हमने तकरीबन 1000 कनाल जो है वो 2.4% सालाना इंटरेस्ट है। 20 साल में हमने ये पेमेंट करनी है, और हुकूमत पंजाब ने 100% पेमेंट करनी है।